जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जान लें कि बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से कराई जा रही है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख ले दोस्तों। उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 3 साल यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, चले आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। कितने बच्चे केवल इसे इतिहास कहते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इतिहास कहिए या फिर मध्यकालीन इतिहास कहिए। एक इतिहास अलग होता है जिसे एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास कहते हैं, वो आपका अलग होता है। ठीक है, इसमें आपके पेपर का नाम है एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 AD यानी प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 1206 ईस्वी तक। अच्छा, न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया है एग्जाम 2024 के लिए, एग्जाम 2025 के लिए, और ये जो क्लास है 2026-2027 एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे मैं आपकी बात करता हूँ इसमें। अच्छा, जो यहाँ पर आपका सर जी बार बार कहते हैं ये पेपर का नाम है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा यानी प्रवेश पत्र कॉलेज से, तो इसमें आपके पेपर का नाम लिखा रहेगा एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 AD। तो इसके आगे आपका डेट लिखा रहेगा कि इस पेपर का एग्ज़ाम कब है। ठीक है, चलें अब इसमें मैं बात करूं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की, तो इनका पेपर कोड है HIS 101। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए मैं बता दूं ये मॉडल पेपर 3 है और क्लास भी 3 है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा। पहले आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगातार 4 वर्षों तक पूछे गए हैं ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। इसके बाद आप लोग लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, उसमें जाएंगे तो आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, चलें अब जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं MCQ, ये इंपॉर्टेंट नोट्स को मिला करके होते हैं। ये 100 से भी ज़्यादा प्रश्न होते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं कंटिन्यू उनको पता होगा कि 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होते हैं प्रत्येक मॉडल पेपर में। ठीक है, अब बात करें एग्ज़ाम की, तो देखिए नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, मासो कुम्भारी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। जिनका लिखित एग्जाम है वो अभी तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उस लिंक में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके वहाँ अपना लिखित क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, मैंने वो भी सॉल्व कराया। ठीक है, चले आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से रहें, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, आपका सिलेबस और सब्जेक्ट सब सेम है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या फिर उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर जो आपके नोट्स दिए जाते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसको मिलाकर हो जाते हैं। देखें, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, अच्छा, तक्षशिला विश्वविद्यालय पूछता है कहाँ है, तो यह पाकिस्तान के इस्लामाबाद से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यहाँ पर आपके गणित, विज्ञान, धर्म, कला और अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, चलें सर जी ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जो है आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे अपडेट भी दिए जाते हैं, और वीडियो के ठीक नीचे आपको PDF भी मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये फ्री में आपको मिलेगा, कोई भी चार्ज नहीं है इसका। तो आपको ये सारे नोट्स और जो PDF है वो फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा और नोट्स भी आप पढ़ते रहेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चले ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित भी अपडेट दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना आसान नहीं होता। ठीक है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? दिव्यावदान, राजतरंगिणी, इंडिका या फिर रत्नकोश। तो मैंने पिछले जो क्लास कराया था उसमें बताया था मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका।
ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। और भारत में भ्रमण करके इंडिका नामक पुस्तक लिखा था, यानी भारत के बारे में ये सारे भ्रमण किया भारत में, और भारत में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, उन सभी के बारे में इंडिका नामक पुस्तक में मेगास्थनीज ने लिखा है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है दूसरे का। प्रश्न नंबर 3 आपका इसमें पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखें, मौर्य राजवंश की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे की पॉइंट में। देखें, मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित होने वाला सबसे पहला और सबसे अहम साम्राज्य था। यह वछू घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ था, ठीक है। पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे सभी को। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, अशोक के यानी जो सम्राट अशोक थे, इनके शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये भी प्रश्न मैंने पिछले सेशन में बताया था, ये पाटलिपुत्र में की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर नहीं पता है तो जा करके जो मॉडल पेपर 2 है उसे देख लीजिएगा, ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद। चलिए, 5वां प्रश्न आपका, मौर्य काल में कंटक शोधन था, यानी कंटक शोधन क्या था मौर्य काल में? तो यह एक फौजदारी न्यायालय था, कंटक शोधन, ठीक है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, सैंड्रो कोर्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। सर जी, जो यहाँ पर लिखा गया है शब्द सैंड्रो कोर्स, ये क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रो कोर्स के रूप में पहचानने का श्रेय विलियम जोन्स को जाता है। अच्छा, विलियम जोन्स यूनानी लेखक थे, ठीक है। अच्छा, यूनानी लेखक जस्टिन ने एपिटोम में चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सैंड्रो कोर्स के रूप में किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, 7वां प्रश्न आपका है, मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी राजगृह थी या फिर राजगिरी लिख करके आता है क्वेश्चन में, तो दोनों याद रखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मगध की राजधानी राजगीर थी, जिसे पहले गिरी व्रज के नाम से जाना जाता था। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजगृह या फिर राजगिरी का पहला नाम क्या था, यानी पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? तो इसे गिरी व्रज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। चलें, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हर साल पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, शाक्यों की राजधानी स्थित थी। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में स्थित थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पर आप लोग की पॉइंट देखेंगे। देखें, शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु थी, जो अब नेपाल में है। यह एक प्राचीन शहर था और भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्ध ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, ठीक है। कपिलवस्तु में ही भगवान बुद्ध का बचपन बीता था। चले आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या है। प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। देखिए, पूछा क्या है, भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक के बारे में पूछता है, तो राज तरंगिणी है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त करने वाले राजा जो थे बिंदुसार थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, इसमें ध्यान रखेंगे बहुत सारी बातों को। देखें, मौर्य वंश के राजा बिंदुसार ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। उन्होंने चोल राजवंश है, पांड्या राजवंश है और केरल जैसे राज्यों के साथ साथ सातवाहन राजवंश को भी हराया था। बिंदुसार जो थे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, ठीक है। पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र इनमें से कौन है? तो बिंदुसार, ठीक है, बहुत ही वीर योद्धा थे। 12 नंबर प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, यानी जो अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं उसमें भाषा कौन सी है? वो प्राकृत भाषा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्राकृत भाषा ही नहीं और भी भाषाएं हैं, ध्यान से देखेंगे। देखें, अशोक के शिलालेखों में प्राकृत, ग्रीक और आरामी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है।
क्या होता है, एग्जाम में प्राकृत नहीं देता है तो ग्रीक भाषा देगा, ग्रीक नहीं देता है तो आरामी भाषा देता है, यानी तीनों में से कोई एक ऑप्शन में देता है। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए मैंने तीनों बता दिया। अब आपका एक भी उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न है, चाणक्य जाने जाते थे, तो चाणक्य जो दूसरा नाम है इनका विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, किस राजा ने सर्वप्रथम सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं यहाँ पर। देखिए, सुदर्शन झील का जो निर्माण है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पगुप्त वैश्य ने करवाया था। जैसे यहाँ पर मालिक और ठेकेदार होते हैं, उसी तरह मालिक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके ठेकेदार कौन थे, पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, इस तरह से आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो उस समय राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य और उन्होंने आदेश दिया था उस समय के जो राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य को। ठीक है, इन्होंने झील का निर्माण करवाया था इन्हीं के रख रखाव में। ठीक है, चले पूछा जाता है जो सुदर्शन झील है किसके रख रखाव में निर्माण हुआ था, पुष्यगुप्त वैश्य के। ठीक है, ध्यान रखेंगे बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखें, यह झील सौराष्ट्र में गिरनार पहाड़ी के बीच में है। सुदर्शन झील का अर्थ क्या होता है, सुंदर पानी की झील। ठीक है, देखिए आपको इस तरह से मैं पढ़ा दूंगा कि एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको आगे भी मिलेंगी। ठीक है, चले, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना। तो यह भद्रबाहु की, ठीक है, भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये थे भैया महापद्मानंद। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखेंगे, पूछा जाता है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। नंद वंश के संस्थापक सम्राट महापद्मानंद थे। उनका शासनकाल 367 यानी 367 ईसा पूर्व से 338 यानी 338 ईसा पूर्व के बीच था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 367 ईसा पूर्व से 338 ईसा पूर्व के बीच था जो सम्राट थे महापद्मानंद, इनका शासनकाल। ठीक है, देखिए महापद्मानंद को भारत का पहला ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। उन्हें केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कौन है, सम्राट महापद्मानंद। ठीक है, चलें 17 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था। तो चंद्रगुप्त, देखें चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, लेकिन आपके ऑप्शन में कहीं भी चाणक्य नहीं दिया है। तब आप क्या करेंगे, सर जी ये तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। नहीं, क्वेश्चन नहीं गलत है। देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा कि भद्रबाहु जो थे चंद्रगुप्त मौर्य से काफ़ी अटैच थे, नज़दीकी थे इनके बीच में। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। अगर चाणक्य रहेगा ऑप्शन में तो आप चाणक्य ही लगाएंगे। ठीक है, अगर चाणक्य नहीं है तो भद्रबाहु लगाएंगे। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना हरिसेन ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। तो देखे साथियों, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था और इसने एक पुस्तक लिखा था इंडिका। ठीक है, आप जैसे शुरू में आपका मैंने क्वेश्चन बताया था, ठीक वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया, अश्वमेघ जो यज्ञ था, पहले ज़माने में ये अश्वमेघ यज्ञ होते थे जिसमें घोड़ों की बलि दी जाती थी अश्वमेघ यज्ञ में। ठीक है, तो अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलाए गए चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, कुमारगुप्त के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा या फिर स्कंदगुप्त के द्वारा। बताइए किसके द्वारा। समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ प्रकार के सिक्के चलाए गए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है आपका, देखें निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है। देखें समुद्रगुप्त ने लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की थी, अश्वमेघ पराक्रम की भी, सर्वराजोच्छ्वेता की, लेकिन विक्रमादित्य की उपाधि नहीं धारण की थी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 आपका पूछा गया है, गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया है।
अभी मैंने आपको क्या बताया है कि जो समुद्रगुप्त थे ये लिच्छवी दौहित्र का धारण किए थे पद, ठीक है। तो लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है, तो समुद्रगुप्त को, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सर जी लिच्छवी दौहित्र क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, ये तो आपको पता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। समुद्रगुप्त ने अपने इलाहाबाद प्रशस्ति में खुद को लिच्छवी दौहित्र कहा था। अच्छा, लिच्छवी दौहित्र का मतलब क्या है, लिच्छवी राजवंश की पुत्री का पुत्र, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना। चलें, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने राजकुमारी कुमार देवी से शादी की थी। तो ये जो आपके समुद्रगुप्त थे इनके बेटे चंद्रगुप्त, इन्होंने अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहा। क्यों कहा, क्योंकि लिच्छवी राजवंश के ये पुत्र थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, फाहियान ने किस शासक के समय भारत की यात्रा की। तो फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। 23 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पे। चले, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। देखिए चीनी यात्री फाहियान गुप्त साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल ध्यान रखेंगे 375 ईसा पूर्व से लेकर के 415 ईस्वी में ईसा पूर्व में इनका शासनकाल था, ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे फाहियान चीन से भारत आने वाले पहले बौद्ध भिक्षु थे। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत आने वाले पहले बौद्ध भिक्षु कौन थे, फाहियान, ठीक है। चलें, 24 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। किसने बनाया था, तो स्कंदगुप्त ने। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 आपका क्या पूछा गया है, चलें 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक था। परमार वंश का शासक कौन था भैया, उपेंद्र, ठीक है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो वर्धन राजवंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो थे वो प्रभाकर वर्धन थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था। तो वर्धन वंश के संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार थे। कौन थे भैया, हर्षवर्धन थे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, किसके शासनकाल में होन्त्सांग भारत आया था। होन्त्सांग भारत आए थे किसके शासनकाल में, तो राजा हर्षवर्धन के। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये हमेशा पूछा जाता है। वाण भट्ट की कृति है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 हमारा क्या पूछा गया भैया, वर्धन वंश की राजधानी थी, कहाँ थी, थानेश्वर, ठीक है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब इसमें भी ट्विस्ट है। अच्छा सर जी ट्विस्ट क्या है, देखें ध्यान से देखेंगे आप लोग। वर्धन वंश की राजधानी पहले थानेश्वर यानी हरियाणा में थी, ठीक है। लेकिन बाद में हर्षवर्धन ने इसे कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश बना लिया था, ठीक है। हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी के बीच उत्तर भारत पर शासन किया था। सर जी थानेश्वर बता रहे हैं फिर उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, ये क्या है। देखिए आपके ऑप्शन में जो देगा, अगर पूछेगा कि वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी, तो या तो थानेश्वर लिख करके देता है या फिर कन्नौज लिख करके देता है। तो दोनों लिखेगा तो कौन हम लगाएंगे सर जी। देखिए तो पहले थानेश्वर था तो हम पहले थानेश्वर ही लगाएंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थानेश्वर नहीं दिया रहेगा तो कन्नौज दिया रहता है, ठीक है। चले, यानी किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी प्रश्न गलत हो, ठीक है। चले 32 नंबर प्रश्न है, गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया। तो पुनर्गठन ये किए थे हर्षवर्धन, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 33 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रतिहार राजवंश की राजधानी थी, तंजौर, धारा, पन्ना या कन्नौज।
प्रतिहार राजवंश की राजधानी कहाँ थी भैया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल कन्नौज थी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसकी उपाधि परम सौगात थी, बताइए किसकी उपाधि परम सौगात थी। तो जो आपके राजवर्धन द्वितीय थे इनकी उपाधि परम सौगात थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है आपका, महोदया किसका पुराना नाम है, महोदया कन्नौज का पुराना नाम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, सामंतवादी समाज में प्रमुख सामाजिक संबंध थे, किससे थे। तो सामंत और कृषक दासों के बीच थे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया, मैक्स वेबर सामंतवाद को किसका प्रकार मानते हैं। तो जो मैक्स वेबर हैं यह पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को, ठीक है, सामंतवाद का प्रकार मानते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया, किस व्यवस्था में सामंतवाद के तत्व प्रकट होते हैं। तो वर्ण व्यवस्था में सामंतवाद के तत्व प्रकट होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा गया है, सामंतवाद के पतन से समाज में किस नए वर्ग का जन्म हुआ। तो शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, मौर्य काल में सामंत शब्द का प्रयोग किया जाता था, किसके लिए किया जाता था भैया, पड़ोसी शासकों के लिए मौर्य काल में सामंत शब्द का प्रयोग किया जाता था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 है आपका, खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था, किसने किया था। तो चंदेल जो शासक थे इन्होंने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है आपका, ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले गांवों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। और ब्राह्मणों को जो दान में भूमि दी जाती थी दोस्तों, ये टैक्स फ्री थी। ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। चले प्रश्न नंबर 43 क्या है, हिंदुओं में कौन सा वृक्ष पवित्र माना जाता है। आंवला का भी माना जाता है, वट वृक्ष का भी और पीपल का भी। सभी ये डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत से बच्चे आंवले को जो है अभी तक नहीं जानते होंगे कि ये पवित्र माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहीं कहीं देखे होंगे आंवले में भी आपके धागे से कहीं कहीं लपेटे मिलते हैं। ठीक है, धागे से बांधे रहते हैं चारों तरफ से, जैसे पीपल में भी बांधे जाते हैं, वट वृक्ष में भी। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 44 है, जोजाक भुक्ति प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का। यहाँ पर दो दो बुंदेलखंड लिखा गया है ऑप्शन में। अच्छा, बुंदेलखंड है तो भैया यही सही है आपका। ठीक है, जोजाक भुक्ति जो प्राचीन नाम था बुंदेलखंड का नाम था। ए ऑप्शन आपका राइट है और बी ऑप्शन भी आपका राइट है, क्योंकि दोनों में बुंदेलखंड लिखा है। तो ऐसा आपके पेपर में नहीं आएगा कि दोनों आपका बुंदेलखंड लिखा रहा है, ये तो टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जोजाक भुक्ति का प्राचीन नाम बुंदेलखंड था। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 45 है आपका, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था उत्वी फिरदौसी अलबरूनी। तो अलबरूनी जो थे ये पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। पुराण क्या है, हमारे 4 पुराण हैं। पुराण तो कई है हमारे, ठीक है, जैसे सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये सब क्या हैं, ये सब हमारे वेद हैं। यहाँ पुराणों की बात कर रहा है। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अलबरूनी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था साथियों सन 570 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, कई सारे प्रश्न बनेंगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म लगभग 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। ठीक है भैया, देखें, पैगंबर हजरत मोहम्मद के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्लाह, और माता का नाम क्या था, आमीना। ठीक है, पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम के संस्थापक और कुरान के प्रचारक थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद मिलाद उल नबी के नाम से जाना जाता है। सुन्नी लोग इस दिन को रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाते हैं, जबकि जो शिया मुसलमान हैं इसको 17वें दिन इसको मनाते हैं। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 47 है आपका, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो जो नौटंकी है साथियों,
यह हमारे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। चलिए प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? तो जो ये मक्का है यह सऊदी अरब में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका क्या पूछा गया है, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है? रण उत्सव यह गुजरात में मनाया जाता है। अच्छा, पूछेगा कि रण उत्सव गुजरात के किस जिले में मनाया जाता है? तो कच्छ जिले में मनाया जाता है गुजरात के। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बच्चे भी तैयारी करते हैं ग्रेजुएशन के साथ साथ, तो उनके लिए भी यह क्लास क्या है, रामबाण साबित होगी। ठीक है, चलें। सोने पे सुहागा किस राज्य में, ठीक है देखें, किस राज्य में, देखें किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोसांग महोत्सव सिक्किम में आयोजित किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा गया है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने तैयार किया? तो मोहम्मद इकबाल ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, उर्दू शायर की गज़ल शैली में जो कवि अल्लामा मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया बच्चों के लिए देशभक्ति गीत, ठीक है, यह कविता 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका इत्तेहाद में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 52 आपका पूछा गया है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में सामेली शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो यह विवाह के समय प्रयुक्त होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है, देखें, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की? तो बख्तियार खिलजी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया, मोहम्मद बिन कासिम था मंगोल, था अरबी या फिर तुर्की? बताइए, मोहम्मद बिन कासिम, तो यह एक अरबी था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 56 देखेंगे क्या पूछा गया है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर कुछ की पॉइंट दिए जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। यह भारत में पहली अरब विजय थी। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम उमैयद खलीफा की सेवा में एक अरब सैन्य कमांडर था। उसने अरोरा के युद्ध में सिंध के अंतिम हिंदू राजा दाहिर को हराया था। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है, शाहनामा का लेखक कौन था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा गया है आपका, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो आप सभी लोग जानते हैं 17 बार। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आपको क्या पूछा गया है, महमूद गजनवी ने भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो यह जाटों के द्वारा किया था। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ की पॉइंट दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। महमूद गजनी ने भारत पर महमूद गजनी ने भारत पर अपना आखिरी आक्रमण पंजाब के जाटों पर किया था। सोमनाथ मंदिर को लूटने के दौरान जाटों और खोखरों ने महमूद की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसीलिए जाटों को दंडित करने के लिए महमूद ने उन पर आक्रमण किया था। ससुरा बहुत हरामी था। प्रश्न नंबर 60 क्या है, तराइन की पहली युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? जो तराइन का युद्ध है इसका पहला जो वर्ष था 1191 था। सी ऑप्शन आपका राइट है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था और पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, जानकारी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। यदि आपके दोस्त आपके साथ नहीं जुड़े हैं तो क्या करेंगे, एक लाइक ज़रूर करेंगे। अच्छा सर जी, लाइक क्यों करेंगे? लाइक करने से क्या होता है, जो यूट्यूब होता है इस क्लास को रिकमेंड करेगा, बाकी बच्चों के पास भेजता है। ठीक है, चलें जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।